आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास का आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फार्मूला देख लिया था कि कैसे निकलता है, तो उस फार्मूले पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हुए चलते हैं। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रल फॉर्म। और मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का अच्छा है। एग्जाम्पल 7.1 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मास दिया है और एक चीज़ दी है, बाकी सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी। कह रहे कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इमेजिन इक्विलेटरल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। Find the center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम, इसका है 150 ग्राम, एंड हमारा थर्ड वन है 200 ग्राम, ये हमारा 200 ग्राम। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे हमने 3 मास रखे हैं, मास के पार्टिकल रखे हैं। पार्टिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि छोटा छोटा ही मास है, आप देख रहे हो। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक साइड की लेंथ जो है 0.5 मीटर है। इट मीन्स कि 0 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, L = 0.5 मीटर, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर, दैट्स इट। इन्होंने बोला है कि 3 पार्टिकल्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखते हैं, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है 0.5 मीटर है, ओके। अब देखिए, अब हमें इसको निकालना है, बाकी कोई कुछ नहीं पता है। तो पहले क्या करेंगे कि इसको हम फिक्स कर देंगे ओरिजिन पे, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये ओरिजिन है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट पता चल गया इस पार्टिकल का, इस मास का। इसको अगर हम m1 बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, m1 = 100 ग्राम, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है O 0,0। m1 = 100 ग्राम, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन पे है। मैंने इसको ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ से 5.5 मीटर दूर ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा m2 = 150 ग्राम। m2 = 150 ग्राम। इसका अगर कोऑर्डिनेट बात करें तो नाम A रख देते हैं, और A सिंस ये x एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.5, 0, ठीक है। दो चीज़ हमें पता चल गया। पहला मास m1 जो कि ओरिजिन पे है, तो कोऑर्डिनेट भी हमको पता चल गया। और हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए और पार्टिकल का मास पता होना चाहिए। इसका पार्टिकल का मास पता है, डिस्टेंस पता चल गया, मास पता है, डिस्टेंस पता चल गया, बचा थर्ड वन, ठीक है। अब थर्ड वन के लिए क्या करेंगे, मतलब कि ये कौन सा पॉइंट है। ये प्लेन अगर है, ये XY प्लेन है, XY प्लेन में अगर ट्रायंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। तो अब x और y की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका नाम हमने A रखा है, इसका नाम हम B रख देते हैं। इट मीन्स डैट कि m3 जो है, m3 हमारा 200 ग्राम है, और उसका कोऑर्डिनेट B, XY है, और XY की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म है, ओके, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स क्लास 10th का बेसिक सा, बताना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है थर्ड B वाले वर्टाइसेस से, तो ये 90 डिग्री बना, और इक्वल डिवाइड करेगा तो इसका अगर 0.5 है टोटल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0.5/2, एंड ये अभी निकालना है। तो इसको निकालने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसको निकालने के हमें अब ये वाला लेंथ अगर निकालना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं,
जिसमें हमें ये पता है डैट इज 0.5/2 का होल स्क्वायर, और ये पता है हमें 0.5, ये पता है 0.5। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का साइड इक्विलेटरल है तो इक्वल ही होगा। तो अगर मुझे ये निकालना होगा तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो भी हमारा ये है बेस का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पहली चीज़ ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये जब बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल का नाम है OPB, ट्रायंगल OPB में आप tan 30 निकाल दीजिए। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, डेट इज 0.5/2 अपॉन बेस, बेस ही तो हमें निकालना है। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी? तो 0.25 अपॉन 1/√3 करेंगे तो 0.25√3, यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी 0.25√3। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पाइथागोरस लगा देता इसमें, क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद हमें ये लेंथ पता था। जब दो पता चल गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये निकाल सकता था। या इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री, मैं इस ट्रायंगल में tan 30 लगा सकता था। तो अगर tan 30 भी लगाता हूँ तो वही आएगा। इट मीन्स कि हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना का 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0.25 और y की वैल्यू ये आएगी हमारी 0.25√3। इट मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेट हमें कितना पता चला, b की जो वैल्यू है 0.25 एंड 0.25√3 हो गया। मैंने क्या किया कि दो साइड तो ऐसे ही पता चल गए, तीसरे के लिए मैंने पाइथागोरस लगाया, या बोल दो कि हाइट एंड डिस्टेंस लगा दिया, tan 30 लगा दिया इस ट्रायंगल में, तो हमें पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमें हर पार्टिकल का डिस्टेंस पता चल गया और उसका मास पता चल गया। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सीधे सीधे यूज कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरामीटर है, दो चीज़ चेंज हो रही है, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा भी कि x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। इट मीन्स कि जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आएगा उसमें x और y दोनों होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, x सेंटर ऑफ मास, तो m1x1 प्लस m2x2, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 100 ग्राम है, x1 इसका क्या है 0। इट मीन्स कि 100 इंटू 0, इसका पहले मास 1 का पार्टिकल का पहले का डिस्टेंस कितना है, 0 कोऑर्डिनेट है। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका करेंगे तो प्लस 101 कहाँ गया 150 इंटू 0.5, इसको करेंगे प्लस थर्ड वाला हमारा 200 इंटू 0.25 और सबका डिवाइड कर दो, टोटल मास कितना होगा 100, 150, 300, 450 ग्राम। ये तो 0 हो गया। अब ये 1575 प्लस 25 दूनी 50 डिवाइडेड बाई 450, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। वैसे ही YCM निकालेंगे, YCM वाले में y की कोऑर्डिनेट रखेंगे तो वहाँ पे y ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला बस बचेगा। डैट इज YCM इक्वल टू 200 इंटू 0.25√3 डिवाइडेड बाई 450, क्योंकि मास तो टोटल हम लेंगे ही लेंगे। इसमें जब मैंने क्या किया कि m2x2,
तो m2 तो 150 है बट x2 0 है तो 0 हो गया। m1 x1, m1 तो 100 ग्राम है बट उसका डिस्टेंस क्या है 0, इट मीन्स कि ये और ये 0 हो गया, बस ये वाला बचा। तो y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आए, और उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट xcm, ycm, ये कोऑर्डिनेट होगा और यही आंसर आ जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बस हम देखते हुए चले आगे, हम लोग इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे। इंटीग्रल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं अभी। अब हम लोग इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट जो भी आए यहाँ पे क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इंटीग्रल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको कोऑर्डिनेट पता करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स डिस्टेंस फार्मूला या जो भी यूज करना पड़े, या अगर ट्रायंगल वगैरह अच्छा खासा बन रहा है तो हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई कर देना, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले लेना, आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। अब जो पढ़ेंगे वो हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये क्यों हुआ, देखो हमारे पास जो आंसर आया था कि समेशन mi इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन mi, ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, r सेंटर ऑफ मास ऐसे था। तो जो हमारा ये आया था, इसका मतलब कि आप हर छोटे छोटे पार्टिकल का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन लीजिए। छोटे छोटे पार्टिकल को एक का निकालिए, दूसरे का निकालिए, थर्ड फोर्थ और सबको जोड़िए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो समेशन लेना कि छोटा वाले को निकालो फिर दूसरा वाला निकालो फिर उसको सम करो, तो इससे प्रॉब्लम हुई कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, कोई भी ऐसी बॉडी दी जाए जिनके बीच में स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग बोलो या गैपिंग बोलो, जिन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप है, जिन पार्टिकल के बीच में बहुत कम गैप है, जो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनका हम सम लेंगे तो हम सम निकालते रह जाएंगे, हम समेशन निकालते रह जाएंगे। एक तो वो इतने कम डिस्टेंस पे हैं, उनका मास इतना कम है कि उसका निकालो फिर दूसरे वाले का फिर उसको सम करो, दैट इज़ अ टिपिकल टास्क, बहुत टिपिकल टास्क हो गया। तो जिस बॉडी में, ध्यान से समझो कि जिस बॉडी में गैपिंग कम होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, ओके, जिन बॉडी में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, गैपिंग कम होती है, उन पार्टिकल को कहा जाता है यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। इट मीन्स डैट कि उस बॉडी में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म हुआ है, तो हमारे पास आ गया कि अगर ऐसी बॉडी आ गई हमारे पास यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम, कहीं नहीं, सब जगह इक्वल है। आप यूनिफॉर्मली से फेमिलियर हो गए क्लास 9 से ही। तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे, तो हम बोले कि अगर ये बॉडी है तो हम ये बोलेंगे कि उन जो बॉडी में पार्टिकल हैं m1 m2 वो डेल्टा हैं, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, डेल्टा m4, डेल्टा m5, डेल्टा m6 डॉट 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 डेल्टा mn। मैंने बोला कि वो पार्टिकल इतने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, फिर भी अगर मैं उन सारे पार्टिकल्स को जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ द बॉडी m। अब यहां से कंसेप्ट चालू है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब कि हम ये कंसीडर करेंगे कि उस बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनका मास डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। अब सारा फॉर्मूला वही है, अब हमें करना है इसको, ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मुझे निकालना हो कि x सेंटर ऑफ मास,
मतलब कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो बोलोगे वही है कि सर समेसन, अब इसमें आ जाना डेल्टा एम आई एक्स आई, समेसन डेल्टा एम आई एक्स आई, समेसन डेल्टा एम आई, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन। अब मैंने क्या किया, अब m1 m2 नहीं लिया, अब उस छोटे छोटे पार्टिकल को ले लिया। अगर हमसे एक्स सेंटर ऑफ मास पूछा जाता तो हम बोलते कि डेल्टा m1 x1 प्लस डेल्टा m2 x2 प्लस डेल्टा m3 x3 डॉट 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 प्लस डेल्टा mn xn, यही लिखते। तो ये एक सेंटर ऑफ मास का आया। अभी ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल के बीच में गैपिंग बहुत कम है, उस केस में हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। उस केस में हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट यूज करते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं। अगर हमें बोला जाए कि वाई सेंटर ऑफ मास बताइए, तो बोलोगे कि सर वाई सेंटर ऑफ मास मतलब कि सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बोलोगे समेसन डेल्टा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेसन डेल्टा एम आई। ठीक है, अब इसको i इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही डेल्टा वाई जेड सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट अगर है तो क्या होगा, तो बोलोगे समेसन डेल्टा एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेसन डेल्टा एम आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन हो जाएगा। अब देखो, अब हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है। मैं इस समेसन को और किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ये हमारा अब टारगेट है। तो करना कुछ नहीं है, मैंने बोला कि जो हमने बॉडी कंसीडर की थी जिसमें डेल्टा m1 डेल्टा m2 डेल्टा m3 डॉट 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 बहुत सारे पार्टिकल आए थे, उनको मैंने जोड़ा तो एक बॉडी बनी जिसका मास m था। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो इट मीन्स क्या है, डेल्टा एम आई या डेल्टा एम, इसको इंटीग्रेट करो या इसको लिख दो dm। आप dm से कंसीडर हो इंस्टेंट वाला जो टर्म था, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा m। आप डेल्टा m को सम करिए, आप डेल्टा एम आई को सम करिए जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ dm, जो जिसकी वैल्यू आएगी m। छोटे छोटे मास को जोड़ दो तो क्या होगा, बड़ा मास बनेगा, डेट इज m। एक चीज़ ये मिल गया। अब देखो फॉर्मेट अगर थोड़ा सा चेंज करना हो, इट मीन्स डैट कि हम डेल्टा एम आई के जगह, हम जो दिख रहे हैं हमें डेल्टा एम आई के जगह हम क्या रख सकते हैं, ध्यान से समझो। इट मीन्स कि डेल्टा एम आई की जगह हम डीएम रख देंगे, इंटीग्रेशन डेल्टा एम आई की जगह डीएम रख देंगे इसमें। अब हमारा ये फॉर्मूला क्या चेंज होगा, अभी देखो मैंने बस इतना सा बताया कि हमें क्या करना है कि छोटे छोटे पार्टिकल मानने हैं और हमने मान लिया। तो हमने बस इतना देखा कि अगर समेसन डेल्टा एम आई लेंगे तो हमारा जो होगा इंटीग्रेशन डीएम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम समेसन डेल्टा एम आई एक्स आई लेंगे तो हमारा होगा एक्स डीएम के बराबर। क्यों, क्योंकि वैसे ही अगर मैं छोटे छोटे एक्स को जोड़ता हूँ, छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ूंगा तो एक बड़ी डिस्टेंस आएगी जो कि एक्स है। बिल्कुल वैसे ही अगर समेसन डेल्टा एम आई वाई आई लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वाई डी एम। वैसे ही बिल्कुल समेसन एम आई जेड आई बोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बोलेगी, तो डेल्टा एम आई की वैल्यू क्या बनेगी, अभी तो इस चीज़ को देखते हुए चलो, तो हमारा ये बनेगा जेड डी एम। ठीक, ये इतनी चीज़ आई। अब हमें सेंटर ऑफ मास पे आना है। ठीक है, अब देखो ये हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। थोड़ा सा है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा, अब इस पे अब मैं बोलूँ कि एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, तो बोलोगे सर ये एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम।
एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, वही तो हुआ। m1x1 प्लस m2x2 को इंटीग्रेट करना है और उसके टोटल मास से डिवाइड कर देना है, वही तो फॉर्मेट आया। ऐसे ही बिल्कुल y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कहोगे सर y डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, और करोगे जेड सी एम करना होगा तो कहोगे सर जेड डी एम डिवाइडेड बाई डी एम इंटीग्रेशन डी एम, और इंटीग्रेशन डी एम की वैल्यू m के बराबर है तो आप सीधे सीधे पुट कर सकते हो इसके जगह पे m, इसके जगह पे आप इंटीग्रेशन डी एम के जगह पे m पुट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म बना। हम जो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि सम करना, लेकिन उस टाइम करना जब हमें बॉडी के बारे में कुछ पता हो, उसका कर्व पता हो कि ये कैसा फ्लुएंसी है, इसका कर्व कैसा बन रहा है। जैसे हमने इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स में बताया है, अभी आपको क्लास 12th में बहुत सारा मिलेगा। तो हमने उसी समेशन को इंटीग्रेशन फॉर्मेट में चेंज कर दिया, और इंटीग्रेशन फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हमारा ये बना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही करना होगा कि सर पोजीशन वेक्टर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, आर सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो बोलोगे आर डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, हो गया। जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कल मैंने सेंटर ऑफ मास का बताया था, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के कैप। जैसे आप फॉर्मेट में लिखना चाहो वैसे होगा। और ये जो सेक्शन है, ये वाला जो इंटीग्रल पोर्शन वाला सेक्शन है, हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज भी होता है तेज़ी से, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से यूज होता है। अब इसको क्या समझा जाए इसमें, और क्या समझने लायक है। अब एक चीज़ है कि मैंने बोला कि अगर पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है, मतलब कि अगर पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है, उस केस में क्या होगा कि एक्स डी एम इक्वल टू वाई डी एम इक्वल टू जेड डी एम आएगा। आप इसको ट्राई करके सॉल्व करके देख सकते हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारा वो सेम है, डेट्स वाई। अगर पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं इसी के बेसिस पे। तो बस इंटीग्रल फॉर्म में ये आपको याद रखना है, हुआ कुछ नहीं है, हमने इसी को इंटीग्रेशन फॉर्मेट में चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया है। छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे तो बड़ा मास आएगा, डेट इज इंटीग्रेशन डी एम। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, बस इसका एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक ये हमारा रॉड है, ठीक है, आप जैसा क्रॉस सेक्शन मानना चाहो इसका मान लो, ये थिन रॉड है, थिन रॉड, ओके, जिसकी लेंथ है एल। एक थिन रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ है एल, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है कि इस थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक हमारे पास थिन रॉड है जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और उस रॉड का, थिन रॉड का जो लेंथ है वो एल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें अब फार्मूला यूज करना है। अब फार्मूले में क्या होगा सर, तो हमने अभी देखा कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक सेंटर ऑफ मास एक ही एक्सिस पे दिख रहा है, इसलिए कहोगे सर एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, यही होगा, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। अब क्या करेंगे सर, तो अब हमें लिमिट लगानी है कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास आए। हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास आए। अब सोचने वाली बात है कि हम इसमें से कहते हैं कि हम इसमें से छोटा सा मास डीएम कंसीडर करते हैं, ये हमारा डीएम है, ओके, छोटा सा मास हम इसमें से डीएम कंसीडर करते हैं, डेट इज डीएम। अब इस डीएम को
हमको मास डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। इट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि ये 0 है तो ये L है, ये 0 है तो ये L है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो गया, 0 to L, इस DM का भी 0 to L। अब क्या होगा, अब कैसे होगा सर? तो अब इसको करने के लिए मैंने बोला कि इस छोटे से मास को कंसीडर किया DM, इस छोटे को मास को कंसीडर किया मैंने DM। अब एक चीज़ हम इसमें बस कंसेप्ट यूज करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा की वैल्यू मैं बोलूँगा कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जिसे हम बोलेंगे लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलेंगे। यही बस कंसेप्ट यूज करना है। अब हम x के जगह पे पुट करेंगे x DM x। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब बस थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो जो हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है वो लेंथ, 0 से कहाँ L, और ये क्या कह रहा है कि मैं तो भैया DM के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हूँ, मेरा तो यहाँ मास चेंज हो रहा है, इन्होंने ये बोला। तो अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए, मास अपॉन लेंथ, इट मीन्स कि DM अपॉन DX इक्वल टू लैम्डा, और करके इसको बोल देंगे, यहाँ लगा दो। अब देखो अब DM के जगह पे क्या आएगा, DM के जगह पे हमारा लैम्डा DX आएगा, DM के जगह पे लैम्डा DX, यहाँ पे भी DM के जगह पे लैम्डा DX। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि X सेंटर ऑफ मास, मैंने छोटू सा मास कंसिडर किया, छोटू सा DX, इस DX को इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 0 to L DM के जगह पे x इंटू लैम्डा DX कर देंगे, वहाँ से उठा के DM के जगह पे, फिर यहाँ पे 0 to L DM के जगह पे लैम्डा DX। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो x स्क्वायर बाई 2, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 DX के रिस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन x, लैम्डा कांस्टेंट है, लिमिट 0 to L, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फर्दर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आया, हमने क्या बोला कि लैम्डा जो है मास पर यूनिट लेंथ है। मैंने बोला कि एक यूनिट में कितनी मास है, अब उस यूनिट को मैं यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरे लेंथ तक मैं घूम दूंगा। मैं यहाँ से चलूँगा कि इसको जोड़ूंगा, इस छोटे छोटे को जोड़ के यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो उस छोटे से में मास है छोटा सा, तो एक रिलेशन बना कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैंने बोला कि लैम्डा डेट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो DM इक्वल टू DX लैम्डा, तो DM इक्वल टू लैम्डा DX। अब इस DM के जगह पे हमने क्या कर दिया कि लैम्डा DX पुट कर दिया। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, पैरामीटर क्या चेंज हो रहा है x, तो x DX का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपान n+1। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आया x स्क्वायर बाई 2, लैम्डा कांस्टेंट था कट गया, इसका लैम्डा बाहर DX का इंटीग्रेशन x होता है, पुट किया। अब इसको देखो, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई इसमें हमारा L माइनस 0, ये आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर बाई 2 इंटू L, इट मीन्स कि एक L से एक L कट गया, यानी कि आंसर जो आएगा L बाई 2 आएगा। तो L बाई 2 क्या है, L बाई 2 सेंटर ऑफ मास है थिन रॉड का, मतलब कि इसका L बाई 2 यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास थिन रॉड का L बाई 2। तो ऐसे इंटीग्रेशन यूज होता है, ऐसे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होता है। उसने बोला कि एक थिन रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें याद आया कि उसका सेंटर ऑफ मास हमें इंटीग्रेशन फॉर्मेट पे यूज करना है। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन x DM अपॉन इंटीग्रेशन DM। तो अब आया कि हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें लिमिट तो लगानी पड़ेगी कि हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें। तो हमने बोला कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ तक जाएंगे, तो 0 to L हमें लिमिट भी पता चल गई।
अब बचा कि एक्स DM और DM, तो ये कह रहा है कि ये तो DM जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे x है, तो हमें क्या करना था, इस DM को x का पैरामीटर बनाना था। तो हमने बोल दिया कि मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा जी। एक यूनिट में जितनी मास होगी उस वही मास अगली वाली यूनिट में होगी, वही मास आगे वाली यूनिट में होगी। तो हमने बोला कि मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट है, तो लेमडा इक्वल टू DM इक्वल टू क्या आया, लेमडा dx। मैंने इस DM के जगह पे लेमडा dx पुट कर दिया। अब हमें इंटीग्रेट करना था 0 to L, और 0 to L क्या है, लेंथ है, और dx क्या है, लेंथ है जो यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है। इसलिए लेमडा को बाहर किए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो x²/2, इसको किए तो x आया, और लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x के जगह पे L रखेंगे तो x का स्क्वायर, L का2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर/2, फिर नीचे करेंगे तो अपर लिमिट L और 0, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो L² आएगा। अब फिर फर्दर सॉल्व करने पे L/2 आएगा। मतलब कि यूनिफॉर्म थिन रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास L/2 होता है। ओके, यूनिफॉर्म थिन रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास L/2 होता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास कंडीशन आएंगे, सेमी सर्कल का निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, तो वही कंसेप्ट यूज होगा इंटीग्रेशन वाला। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ये सब हमारे कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो ध्यान से पढ़िए, समझिए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।